एवरीवन, मैं हूँ हेडन कैलिफोर्निया से। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं पैदा हुई एक बड़े खुशहाल परिवार में और 4 जोशीले भाइयों के साथ बड़ा होना बहुत मस्त था और हम लोग मिलकर बहुत शैतानियाँ करते थे। जैसे एक बार बॉल से पड़ोसी की खिड़की तोड़ दी और एक बार हम सब के सब तालाब में कूद पड़े और घर आए तो मॉम को लगा कीचड़ से सने राक्षस आए हैं। हाँ, हम सबको सजा मिली सिवाय मेरी छोटी बहन रोज के। वो सबसे अलग थी। वो हमारे साथ नहीं खेलती थी, सिर्फ अपने लुक्स और कपड़ों की परवाह करती थी। हेडन, यकीन नहीं होता तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं। ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहनती? मुझे यकीन नहीं होता तुमने ये कपड़े पहने हैं। इस टी शर्ट को देखो, इतनी बढ़िया कि बगल का पसीना सूख जाता है। अपना चेहरा भी ढांप लो तो कमर नहीं दिखती। और ये पैंट्स देखो, इसमें पॉकेट्स भी हैं। देखो मुझे मेंढक भी मिला। जब मेरे भाई हाई स्कूल में गए तो बहुत बोरिंग हो गए। उन्हें मिल गई गर्लफ्रेंड्स और हॉबीज। मजे करने के लिए उनकी जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्त को ढूंढ लूंगी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तो देखा कुछ बदतमीज एक पपी को परेशान कर रहे हैं। मेरे होते हुए नहीं कर सकते। एक डंडा उठाकर मैं उनकी तरफ चिल्लाते हुए भागी, लेकिन फिर एक पत्थर से टकरा कर गिर गई। वो लोग मुझ पर हंसने लगे पर मैं उठकर खड़ी हो गई। जाने दो उस पपी को। वरना क्या फिर से मुंह के बल गिरोगी? वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ओह, हम तो डर से कांपने लग गए। चींटियों की सेना हमें मारने आ रही है क्या? वो लड़का था मेरा पड़ोसी। उम्र तो मेरे बराबर थी पर शरीर मुझसे आधा। लेकिन फिर कुत्ते ने उस बुली का हाथ काटा और उस नए लड़के ने दौड़कर उस कुत्ते को पकड़ लिया। उसने मेरा हाथ भी पकड़ा और फिर हम दोनों वहाँ से भाग निकले। बड़ी बहादुरी दिखा दी। मैं राशिद हूँ। और तुम बिल्कुल मौके पर पहुंच गए। मैं हेडन, हमने उस पपी को गोद ले लिया और उस दिन से रशीद और मैं बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हर कोई हमें बुलाता था द टेरिबल डुओ। लेकिन सब बदला हाई स्कूल से पहले की गर्मियों में, जब रशीद ने इंडिया जाकर अपने दादा दादी से मिलने का सोचा। जाना जरूरी है। हाँ, मैं तुम्हें रोज टेक्स्ट करूंगा और अगले साल हम एक ही क्लास में होंगे तो फाइनली हम साथ बैठ पाएंगे। उसके बिना मैं इतनी बोर हो गई कि मैंने रोज के साथ भी समय बिताया। वो मुझे लेकर जाती थी शॉपिंग या सैलून में, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुझे अपनी बैले क्लास में भी ले गई। ओह, वो पिंक ड्रेसेस और बोरिंग म्यूजिक। ओह, मुझे बड़ी भूख लग रही थी तो मैं गई एक वेंडिंग मशीन ढूंढने और लगभग टकरा गई एक लड़की से जो बैक फ्लिप कर रही थी। मैंने क्लासरूम में झांक कर देखा तो सब कर रहे थे बैक फ्लिप्स, हैंड स्टैंड और स्प्लिट्स। वो लगते थे आजाद, ताकतवर और लचीले। मैं उनमें से एक बनना चाहती थी। ये थी मेरी ट्रू कॉलिंग। मैंने भी अपनी हर रोज की ट्रेनिंग शुरू कर दी और गर्मियाँ खत्म होते होते मैंने लोकल कंपटीशन में 3 ट्रॉफियाँ भी जीत ली थी। मैं इसे रशीद को दिखाने के लिए बेताब थी। हाई स्कूल के पहले दिन मैं जल्दी पहुंची ताकि अच्छी सीट्स ले सकूं। वहाँ जाकर देखा तो पहले कोई आ चुका था। हे, क्या तुम? उस लड़के ने मुझे देखा, मुस्कुराया और हेडन, मिस किया तुम्हें। OMG, रशीद, वाओ, तुम्हें तो लगभग पहचाना ही नहीं। वो लंबा हो गया था, चश्मा भी निकाल दिया था और वाओ, ये इतना नहीं, ये जैसा पहले था वैसा ही है। अब इसके सामने अजीब बिहेव मत करना। जब भी रशीद मुझे देखता मैं ब्लश करने लगती और अगर हम एक दूसरे से टकरा जाएं तो मेरे पेट में ना गांठें पड़ने लगती थी। इतनी तितलियां उड़ने लगती कि उन्हें मारने के लिए बग स्प्रे लगता। मुझे जलन भी होती जब मैं देखती कि बाकी लड़कियां उस पर मर रही हैं, उसकी अटेंशन के लिए लड़ाई कर रही हैं। लेकिन वो उनसे ऐसे बचता जैसे हमले से कोई निंजा बचता हो। पता नहीं क्या करूं। अगर उनमें से किसी को ये डेट करने लगा तो उसे थोड़े हिंट्स दो। क्या वो तुम्हें पसंद करता है? तब मैंने सोचा चलो रशीद का इम्तिहान लेते हैं। मैं अपना लंच घर भूल गई तो उसने अपना खाना मेरे साथ शेयर किया, पर ऐसे ही उसने अगले दिन मेरी क्लासमेट के साथ किया। और जब बारिश हुई तो उसने अपना छाता मेरे साथ शेयर किया और मेरी बहन के साथ भी। ये हर किसी के साथ इतना अच्छा क्यों है? दिल का मामला है। मेरी बहन को अपने बेस्ट फ्रेंड पर क्रश हो गया है। बदकिस्मती से उसे सजने धजने वाली लड़कियां पसंद है, मेरे जैसी। तुम्हें तो बस वो दोस्त समझता है। मुझे बहुत बुरा लगा। प्यार करना तो दूर की बात है, मैं तो इस कंपटीशन का हिस्सा भी नहीं थी। मैं खुद को पसंद करती थी। मुझे अच्छा लगता था कि मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं अपने एक हाथ पर खड़ी हो जाऊँ। सुबह देर तक सोती रहूँ क्योंकि मैंने मेकअप नहीं किया था। फिर मैंने सोचा अगर रशीद को वैसी लड़कियाँ पसंद है तो मैं वैसी लड़की बन जाऊंगी। बस मुझे चाहिए एक सिंड्रेला की तरह फेरी गॉड मदर जो मुझे बदलने में मदद करे। या फिर क्या मुझे एक मेकओवर दे दोगी सिस? OMG, मुझे लगा कभी नहीं पूछोगी। बिल्कुल करूँगी। और तुम्हें सीखना होगा, पूमा और एडिडास एक ही ब्रांड नहीं है। मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी अलमारी संभालूंगी। अचानक रोज एक तूफान में बदल गई। मुझे घुमाकर शीशे के सामने बिठा दिया, ढेर सारे ब्रशेस और मेकअप ले आई, मुझे टाइट से कपड़ों में घुसाया और बहुत लंबी सी हील से नहीं पहनने के लिए। तुम्हें लगता है ये ठीक रहेगा? मैं शायद अपने जूते ही पहन लेती हूँ। तुम्हें लड़का चाहिए या नहीं? मैं शॉक्ड हो गई। क्या ये मैं थी? रोज ने मुझे वाकई बदल दिया था, पर पता नहीं ये अच्छे के लिए था या नहीं। कोई बात नहीं हिडन, इसे एक अंडरकवर मिशन समझो। मुझे लगा ऐसी लड़की बनना आसान होगा, पर मैं बहुत गलत थी।
उस टाइट ड्रेस की वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी और ऑफ कोर्स मैंने अपनी बस मिस कर दी और स्कूल के लिए लेट हो गई। जैसे इतना काफी नहीं था, जब मैं क्लास में पहुंची तो मेरी ड्रेस किसी चीज में फंस गई और मैं अचानक गिरने लगी। थैंकफुली रशीद ने बचा लिया। ओह हेडन, तुम तो सुंदर, अति सुंदर, कमाल लग रही हो। तुम्हारे दांतों में लिपस्टिक लगी है, तुम मेकअप भी लगाती हो? मैं जानती हूँ, ऑफ कोर्स मैं मेकअप लगाती हूँ, मैं लड़की हूँ ना। ओके, तुम्हारा बैकपैक उठाने में हेल्प करूं? काम बन गया। रशीद ने कभी मेरी किताबें उठाने में हेल्प नहीं की थी, पर हर रोज मेरा कोई नया एक्सीडेंट होता रहता। एक दिन मस्कारा लगाते हुए मुझे छींक आ गई और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी काली लाइन बन गई। और एक बार अपने लंच में मुझे नकली नाखून मिला, लगभग खाई गई थी उसे। मैं कुछ भी करूं, लग रहा था जैसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं। रशीद मुझे नाजुक लड़की की तरह ज्यादा ट्रीट करता, अपनी दोस्त की तरह कम। ना ही बास्केटबॉल खेलते, ना ही सैटरडे को पेट भर कर लंच करने जाते। पर मैं अब भी वही इंसान थी। टाइट शर्ट पहनी हो तब भी मैं ठूस के खा सकती थी। शुक्र है कि मैं अब भी जिम्नास्टिक प्रैक्टिस में जाती थी, जहां अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकूं। मैंने इतनी मेहनत करी कि साल के अंत तक मैं रीजनल कंपटीशन के लिए तैयार थी। कांग्रेचुलेशंस, मैं चीयर करने आऊंगा। परफेक्ट, वहाँ उसे अपने दिल की बात बताऊंगी। जब रशीद मेरा हौसला बढ़ा रहा था तब मुझे लगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ और जल्दी ही मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। ये इतना रोमांचक मोमेंट था। एक स्काउट भी देखने आया था। मैं स्टंट एक्टर्स के लिए एक अच्छी एकेडमी चलाता हूँ। तुम्हारे पास लुक्स भी हैं और मूव्स भी। अगर हॉलीवुड में आना चाहती हो तो कॉल करना, जल्द शुरुआत कर सकती हो। मैं तुरंत रशीद से बात करना चाहती थी, पर पसीने से पूरी भीगी हुई थी और वैसे भी मुझे अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करनी थी जो मैंने रोज की मदद से उसके लिए लिखी थी। तो मैं गई स्टोरेज रूम में। हे, हमारी शुरुआत दोस्ती से हुई थी, पर पिछले समर से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। पता है, आज मैं जीती क्योंकि तुम मेरे साथ थे। ब्रायन, ओएमजी, तुमने मुझे डरा दिया। ब्रायन मेरा टीममेट था, मुझसे बस 1-2 साल बड़ा था। सॉरी, मैं बस इसे रखने आया था। अच्छा, मैं वैसे भी जा रही थी। ओह गॉड, इसने सुन लिया होगा तो ये कितना एम्बैरेसिंग है। ब्रायन ने कुछ कहा नहीं था, तो मैं जल्दी से गई अपने कपड़े बदलने और मेकअप करने। वाओ, देखो तो कितनी सुंदर लड़की लग रही हो, एकदम रशीद के टाइप की, है ना? पर जब मैं चेंजिंग रूम से बाहर आई तो रशीद वहाँ नहीं था। मैंने उसे टेक्स्ट किया तो बड़ा ठंडा सा रिप्लाई आया। सॉरी, कुछ काम आ गया, मुझे जाना पड़ा। ये डिसअपॉइंटिंग था। हे, घर छोड़ दूं तुम्हें? मैं मुड़ी तो ब्रायन वेव कर रहा था। आज पहली बार मैंने देखा कि वो कितना क्यूट है। वो एक बढ़िया स्पोर्ट्स कार के सहारे खड़ा था। बस का इंतजार कर सकती थी, पर मैं दुखी थी और अकेले नहीं जाना चाहती थी। वेल, थैंक यू। घर जाते हुए हमने जिम्नास्टिक्स के बारे में बात की और घर पहुंचते पहुंचते उसने मेरा नंबर भी मांग लिया। तुम्हारा नया स्टाइल काफी अच्छा है, लंबे बाल सूट करते हैं तुम्हें। मुश्किल होता है लंबे बालों को संभालना, पर शायद लड़कों को यही पसंद है। उस दिन के बाद से ब्रायन मुझे टेक्स्ट करने लगा और जल्दी उसने मुझे डेट के लिए भी पूछा। मुझे अब भी रशीद पसंद था, पर जिम्नास्टिक कंपटीशन के बाद से उसने मुझसे बात ही नहीं की थी। साफ था कि वो इंटरेस्टेड नहीं था। तो इसके साथ डेट पर जाती हूँ जो मुझे पसंद करता है। ब्रायन ने एक बहुत फैंसी रेस्टोरेंट बुक किया था। मैंने ऊंची हील्स पहनी और रोज से विग भी ले लिया अपना लुक पूरा करने के लिए। जब मैं रेस्टोरेंट में गई तो हर कोई मुझे हैरानी से देख रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, सारे लड़के जल रहे हैं कि तुम मेरी डेट हो। वाओ, लड़की नुमा लड़की दिखना ऐसा होता है क्या? हमेशा लोग तुम्हें घूरते रहते हैं। ब्रायन काफी इम्प्रेस्ड था और हम अपने बारे में बातें करने लगे। ब्रायन ने अपने बारे में सोच लिया था, वो अपने डैड की कंपनी में काम करेगा। वैसे तुम क्या करोगी? पता नहीं, शायद ये स्टंट एक्टिंग वाला काम करूं, लोगों को मारने के पैसे मिलेंगे। वो फिल्म के स्टंट्स लड़कियों के लिए खतरनाक नहीं होते? क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी फायर अलार्म बजने लगा और किचन में बड़ी सी आग लग गई थी। सब लोग एग्जिट की तरफ भागने लगे, पर मैंने चीख की आवाज सुनी और मैं मुड़ी। एक बूढ़ी औरत गिर गई थी और किसी ने नोटिस नहीं किया था, पर ऊंची हील और टाइट स्कर्ट की वजह से मैं भाग नहीं पा रही थी। तो मैंने अपने जूते फेंके, ड्रेस फाड़ी और भागी उस औरत की मदद करने। हम सही समय पर निकले और किसी को चोट नहीं लगी। यकीन नहीं होता तुम अंदर वापस गई। शुक्र है सही सलामत आ गई, पर एकदम जंगली लग रही हो तुम। वेल, अगर अपनी पुरानी टी शर्ट और स्नीकर्स पहने होते तो अपने कपड़े न फाड़ने पड़ते मुझे। ऑफ कोर्स एकदम जंगली लग रही हूँ। जल्दी भी बिल्डिंग के अंदर गई थी मैं। रुको प्लीज, मेरी कार में मत बैठना। कितनी राख लगी है तुम पे, मैं क्या बुला देता हूँ। जानते हो क्या, मैं खुद बुला लूंगी, हमारा हो गया। पर तुम मुझे लाइक करती हो, वो लेटर। वो तुम्हारे लिए नहीं था, बदतमीज। और जानते हो क्या, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो। मैं चली गई। आग की वजह से सारी कैब्स ट्रैफिक में फंसी थी, तो मैंने घर पैदल जाने का फैसला किया। थोड़ी देर के बाद ही बारिश होने लग गई। मैं दुखी थी, गंदी थी और नंगे पैर थी। जब मुझे वो डाइनर दिखा जहाँ मैं और रशीद जाते थे, मैं बारिश से बचने के लिए उसके अंदर चली गई। मैं अंदर गई तो जम गई। रशीद वहाँ अपने दोस्तों के साथ था। हेडन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस मुझे घर जाना था पर कैब नहीं मिली। मैं छोड़ देता हूँ। पर मैं बहुत गंदी हूँ। तुम्हारी कार का क्या?
अपनी कार की परवाह किए बिना उसने मुझे घर छोड़ा। उसके साथ मेरी धड़कन बढ़ गई। उसके लिए मेरी फीलिंग्स ऐसे वापस आई जैसे गई ही नहीं थी। मुझसे अब और नहीं रुका गया। हे, तो उस दिन कंपटीशन में मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि पिछली गर्मी से मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। वाह, वाकई बदल गई हो तुम। लगा नहीं था तुम उस टाइप की लड़की हो जो फटाफट बॉयफ्रेंड्स बदलती है। क्या तुम्हारा मतलब ब्रायन? मैं उसके साथ बाहर गई क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। तुम हो जिसे मैं हमेशा से पसंद करती थी। श्योर, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। रशीद चला गया। मैं बहुत दुखी और बेइज्जत फील कर रही थी। जब अंदर गई तो मुझे रोज दिखी। उसे गले लगाकर मैंने सब बता दिया। I'm sorry, मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है। दरअसल मैं नहीं जानती रशीद को कैसी लड़कियां पसंद है। मैंने झूठ कहा था कि हम साथ समय बिताएं, सब कुछ शेयर करें जैसे बहनें करती हैं। तुम मेरी इकलौती बहन हो पर अपना सारा समय हमारे भाइयों के साथ बिताती हो। मैं हैरान थी कि मेरी बहन ने मुझसे झूठ कहा, पर मैं समझती हूँ ये सारी उसकी गलती नहीं थी। उसी रात मैंने स्टंट एकेडमी डायरेक्टर को कॉल किया। मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ पर अभी आना चाहती हूँ। मैं एकेडमी जाने लगी तो रशीद का टेक्स्ट आया, पर मैंने उसे इग्नोर करके ब्लॉक कर दिया। एक बार ठुकराया जाना काफी होता है। एकेडमी की क्लासेस बहुत मुश्किल थी। मैं काफी अमेजिंग चीजें सीख रही थी और बड़े सेट्स पर स्टंट गर्ल के तौर पर नाम कमा रही थी। रशीद की जरूरत किसे है जब मेरे पास मेरा टैलेंट और पैशन है। मैंने हील्स और स्कर्ट्स को भी छोड़ दिया और अपनी स्टाइल पर वापस चली गई। अगर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से कूद सकते हो तो कपड़ों की परवाह कौन करता है। सालों बाद जब मैं अपनी फिल्म के प्रीमियर पर गई तो देखा वहाँ रशीद वेटर था। पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। भूल जाओ उसे, उसने तुम्हें ठुकराया। अब तुम दोस्त भी नहीं हो। पर जहाँ नजर घुमाती वही दिख जाता। और फाइनली बुफे टेबल पर उसने मुझे पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वेटर कब से बन गए? मैंने प्रीमियर में आना चाहा पर सारे टिकट्स बिक चुके थे तो मैंने तुम्हें फूल भेजा, पर तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो वेटर बन के घुसने के अलावा मेरे पास क्या चाह रहा था। Whatever। हेडन, भागना बंद करो प्लीज, मुझसे बात करो, समझाने का मौका तो दो। काफी अच्छे से समझा दिया था पहली बार। देखो, कंपटीशन में मैंने तुम्हारा कन्फेशन सुना था, पर ब्रायन वहाँ था तो मुझे लगा वो उसके लिए था। जब तुमने मुझसे कहा तो मुझे लगा मैं तुम्हारा कोई बैकअप प्लान हूँ। मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि मुझे तुम पर क्रश था। बाद में ब्रायन ने सच बताया तो मुझे गिल्टी फील हुआ। मैंने तुम्हें कॉल करना चाहा पर तुम मुझे ब्लॉक कर चुकी थी। रुको, तुम्हें मुझ पर क्रश था? हाँ, पहले दिन से तुम सजने धजने लगी तो मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद थी। तो तुम्हारे लिए मुझे बदलने की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल नहीं, तुम तो परफेक्ट हो। तुम्हें पसंद करना मैंने कभी बंद नहीं किया। यकीन नहीं हो रहा था। मैं रशीद के साथ हमेशा से हो सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं, एक स्टूपिड गलतफहमी की वजह से। अब साफ था कि मुझे क्या करना है। मैं रशीद की तरफ घूमकर उसकी बाहों में थी और एक परफेक्ट पोजीशन में आ गई उसे किस करने के लिए। मैंने भी तुम्हें हमेशा से पसंद किया है। कैमरा रोल करें फिर। Come on, Serena, सेक्सी लगो, खातिर लगो, कैमरे को घूरो, अपनी हॉटनेस सबको चला दो। यस क्वीन, यस, मजेदार। तभी मेरे बॉयफ्रेंड मैल्कम का मैसेज आया कहते हुए कि वो बाहर है। मैं भी थक गई थी डक जैसा फेस बनाते हुए। जाते हुए मैं अचानक कुछ इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स में फंस के गिर गई और शूट वहीं खत्म हो गई आई गेस। मटकते हुए मैं बाहर गई और देखा मैल्कम अपनी 169th कार के साथ बाहर खड़ा है। आज इस ब्यूटी को टेस्ट करूंगा। एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो? तैयार ही पैदा हुई थी बेबी। रुको शुरुआत से शुरू करती हूँ। हाय, मेरा नाम है सेरेना और ये कहानी है कि कैसे मेयर के बेटे को डेट करना मेरे लिए बुरा सपना हो गया। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से लोग कहते थे कि मैं एक बहुत प्यारी सी प्रिंसेस लगती हूँ, एक बंदर की पर्सनालिटी वाली। मैं सीधे बैठती नहीं थी, कभी कूदती थी, कभी ऊंची जगहों पर चढ़ती थी और टीनेज में आके मैंने पार्कोर करना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे नेबरहुड में पार्कोर कंपटीशन था और मैं तो जोश में आ गई थी। मैंने दीवार की साइड से बाउंस किया, एक पेड़ की टहनी पर कूदी और कलाबाजी करके रेलिंग पे कूदी। लोग मेरे मूव्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि भीड़ में एक लड़का खड़ा है जो यहाँ का तो नहीं लग रहा था और वो भी मुझे देख रहा था। मैंने ट्रिकी सा फ्लिप करके उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान ने मेरा दिन बना दिया। वाओ, ये इम्प्रेसिव था। पहले कभी किसी लड़की को ऐसी चीजें करते नहीं देखा। मुझे यकीन है जिन लड़कियों को तुम जानते हो वो सिर्फ कैट वॉक कर सकती हैं। सही कहा, इसीलिए मुझे तुम में इंटरेस्ट है। मेरे डैड की एक स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है बाकियों के अलावा, और तुम्हारा उसके लिए परफेक्ट फेस होगा। तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझे एक मॉडलिंग ऑफर दे रहे हो? पता लगा वो यही कर रहा था, एक ऐसा ऑफर जो मैं मना नहीं कर सकती थी। पैसे से मेरी फैमिली की काफी हेल्प हो जाती और पलक झपकते ही मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैल्कम तो मेयर का बेटा था और मेरा करियर लॉन्च करने के बाद मुझे कई सारे ब्रांड्स ने अपने साथ साइन कर लिया। इस मौके के लिए मैं शुक्रगुजार थी, लेकिन कुछ ही महीनों में मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पा रही थी और इवेंचुअली मैल्कम मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। वो दीवाना था स्पोर्ट्स कार्स और रेसिंग का और जल्दी मैं उसके
कॉम्पिटिशन्स अटेंड करने लगी, उसके दोस्तों और उसके परिवार को जान गई। लोग हमेशा कहते थे कि हम साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 2 साल के बाद भी मैल्कम की दुनिया में मैं अकेला महसूस करती थी। और अपने आसपास के बॉडीगार्ड की तो मुझे कभी आदत नहीं पड़ी। उसका बॉडीगार्ड फीलिक्स हमसे ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसे कभी हंसते नहीं देखा था मैंने हर तरह से मुस्कुरा के देखा। कभी कॉफी लेकर आई, उसके लिए मॉम की पाई भी लेकर आई, लेकिन उसके चेहरे की एक नस भी नहीं हिली। फीलिक्स, मेरी जिप खोलिए, जरा हेल्प करोगे? मेरा काम आपको कपड़े पहनाना नहीं है मैम। एक जिप भी बंद नहीं कर सकते हो? चाहते हो इतने लोगों के सामने मैं ऐसे ही चली जाऊं? ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है मैम। कैसा आदमी था ये? ऐसे जाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन अचानक उसने मुझे खींचा, मेरी जिप बंद करी और मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिया। अजीब हो। कुछ दिनों बाद मैं एक डेट पे थी मैल्कम और फीलिक्स के साथ, और मैल्कम थोड़ा बिजी लग रहा था। क्या सब कुछ ठीक है बे? हाँ, बस बिजनेस की बातें हैं, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। रुको, तुमने बीफ बर्गर एक्स्ट्रा फ्राइज के साथ ऑर्डर किया? हाँ। वेटर, इसे ले जाओ और एक सलाद ले आओ। लेकिन मुझे नहीं खाना है सलाद। मैंने काफी कॉन्टैक्ट्स लगाए हैं तुम्हें प्राडा का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में। तुम्हें शूट से पहले अपना वजन नहीं बढ़ाना है। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अगले महीने यूरोप शिफ्ट हो रहा हूँ टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए। तुम भी मेरे साथ चलो। क्या? पर मेरी लाइफ यहाँ है, मेरी फैमिली यहाँ पर है और मैं जल्दी कॉलेज शुरू करूंगी। तुम्हें स्टूपिड कॉलेज की जरूरत नहीं है। अपनी सुंदरता से ही अमीर बन जाओगी, बस उस पे ध्यान दो। और वेल, मुझ पे तुम्हारी सक्सेस का टिकट मैं हूँ बेब। एक साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तभी उसका फोन बजने लगा और वो बात करने बाहर चला गया। मैंने देखा वो किसी पे चिल्ला रहा था और फिर अचानक वो फीलिक्स के साथ चला गया। उसके बाद से मैल्कम बिजी भी रहता और चिढ़ा हुआ भी, और मैंने भी उसे उसका स्पेस दिया। पर काश वो मेरे साथ चीजें शेयर करता। एक दिन घर पर मुझे अचानक खबर मिली कि मैल्कम का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने घबराकर उसके पेरेंट्स को फोन किया, पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। फाइनली फीलिक्स ने कॉल उठा लिया। क्या मैल्कम ठीक है? कहाँ है वो? सॉरी, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकता मैम। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे कुछ बता नहीं सकते हो? क्या तुम एक बार के लिए इंसान बन के देखोगे प्लीज? ठीक है, मैं लेने आता हूँ। उसने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जब वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया, शहर के दूसरी तरफ। मेरा दिल बैठ गया जब मैं कमरे में गई और देखा कोई कोमा में है और वो मैल्कम नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? ये मैल्कम थोड़ी है। पास से देखो। तब मुझे एहसास हुआ कि ये मैल्कम जैसा लगता है। अगर मैल्कम के लाल बाल हो, गाल पे बड़ा सा तिल और दाढ़ी, ये मैल्कम नहीं हो सकता। ये कोई बॉडी डबल है ना? वही है, उसका हुलिया बदल दिया गया है सेफ्टी रीजंस के लिए। हमें यकीन नहीं है ये एक्सीडेंट बस एक एक्सीडेंट था। बस इतना कह सकता हूँ। चलो आप। उसने उबर बुला के मुझे घर भेज दिया और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा बॉयफ्रेंड कोमा में था और वो बिस्तर पे पड़ा बंदा मेरा बॉयफ्रेंड था। और क्या सेफ्टी रीजंस? जब मैं हॉस्पिटल गई तो देखा मैल्कम वहाँ नहीं था और लोगों ने कहा यहाँ पर कभी कोई मैल्कम नहीं था। ये क्या कह रही हो तुम? वो कल ही तो यहाँ था, रूम 209। इस हॉस्पिटल का आखिरी रूम 208 है। प्लीज अब जाओ यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी कि मुझे अलर्ट आया। मेयर ने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया था कि मैल्कम को सिर्फ कुछ हल्की फुल्की चोट ही आई थी और वो जल्दी ठीक हो रहा है। हल्की फुल्की चोट? अरे कल तो वो कोमा में पड़ा था। जवाब पाने के लिए मैं मैल्कम के मैंशन गई, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। हम तुम्हें अपने बेटे से क्यों मिलने देंगे? हम तुम्हें जानते भी नहीं। हैं? ये मैं हूँ सेरेना, उसकी गर्लफ्रेंड। मुझे लगता है तुम नशे में हो लड़की। सर, मैं जानती हूँ आप उसकी सिक्योरिटी को लेके परेशान हैं, लेकिन ये पागलपन है। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ वो कैसा है। मैं कोई इम्पोस्टर नहीं हूँ। रुको, मैं अपनी फेस आईडी यूज करती हूँ हमेशा की तरह, लेकिन मेरी फेस आईडी अब काम नहीं कर रही थी। चली जाओ वरना पुलिस बुला दूंगा। जब मैं मैंशन से जाने लगी तो रास्ते में अचानक फीलिक्स से टकरा गई। ओह थैंक गॉड तुम मिल गए। वो मुझे मैल्कम से नहीं मिलने दे रहे हैं। ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मुझे जानते नहीं। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता सेरेना। कल तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने से मेरी नौकरी चली गई। फीलिक्स आई एम सॉरी, लेकिन जरा सोचो, वो विश्वास नहीं करते तुम पर और मुझ पर। हमें पता करना होगा यहाँ क्या चल रहा है। हाँ, पता करूंगा, पर मैं अकेले काम करता हूँ। और फिर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला गया। अगले 2 दिन मैं पागल हो रही थी। कभी मैंशन में जबरदस्ती घुसने का ख्याल आता, कभी प्रेस में जाकर शोर मचाने का। फिर एक शाम मुझे फीलिक्स ने कॉल करके एक कैफे में मिलने के लिए कहा। तो मैंने कहा था ना कि मैं अकेले काम करता हूँ। खैर, मैंने अपना मन बदल लिया। तुम मेरे साथ आ सकती हो। ये उसने मुझे बताया कि मैल्कम के पेरेंट्स अपनी 40वीं सालगिरह के लिए बड़ी सी पार्टी देने वाले अपने मैंशन में। उनका बेटा कोमा में है और उन्हें पार्टी करने की पड़ी हुई है। क्या मैल्कम कोमा में है भी? मैंने एक्सीडेंट खुद देखा था और वो बेहोश हुआ था, पर फिर मेयर की टीम ने सब संभाल लिया और मुझे अगले दिन नौकरी से निकाल दिया। हमें उस मैंशन में जाकर पता करना होगा कि चल क्या रहा है। मैंने हमें गेस्ट लिस्ट में डाल दिया है। हम वो बनेंगे। मिस्टर एंड मिसेस टिबल डेलागो। क्या? टिबल डेलाक्रॉइस रूस, वो फ्रेंच हैं। तुम इस मिशन को बिगाड़ोगी तो नहीं, क्योंकि मैं किसी और को ले सकता हूँ। नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, पक्का। एक मिशन? वाओ, मतलब मुझे मैल्कम की काफी चिंता है, लेकिन ये तो बहुत एक्साइटिंग है। तो इस अंडरकवर मिशन के लिए कोई प्रो टिप्स है तुम्हारे पास? हाँ, अडल्ट डायपर पहनना, मिशन पर बाथरूम नहीं जा सकते हो और तुम दिन में 20 बार सुसु करती हो। बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्या तुम डायपर पहनते हो? बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, मैं 72 घंटे तक अपनी सुसु रोक सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। और कोई एडवाइस? हाँ, एक लंबी स्लिट वाली ड्रेस पहनना। तुम्हारा मतलब वो जेम्स बॉन्ड की बिम्बो लड़कियां जो लंबी स्लिट वाली ड्रेस पहन के खड़ी रहती हैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी टांगों से? मैं बिम्बो हूँ? स्लिट से लोगों को मारना और भागना आसान होता है जीनियस। मैं तो यही सोच रहा था। ओह समझ गई। पार्टी की रात हम तो फ्रेंच कपल को भी उल्लू बना सकते थे अपने मेकअप से। फेलिक्स और मैंने बातें करने के लिए ईयर पीसेस पहन के रखे थे। अंदर आके हमने देखा कि मैल्कम के पेरेंट्स मेहमानों के साथ जोर जोर से बातें कर रहे हैं। ओह मैल्कम तो बिल्कुल ठीक है, आज आ नहीं पाया क्योंकि वो ब्राजील में है अपनी नेक्स्ट रेस की तैयारी करने के लिए। एक्सीडेंट में उस लकी डेविल को खरोच भी नहीं आई और वो वापस काम पर लग गया। क्या झूठे हैं? फेलिक्स ने मुझे इशारा किया कि वो जा रहा है मैंशन की तलाशी लेने के लिए और तभी एक कपल मेरे पास आया। तुम कितनी स्टाइलिश हो, फ्रेंच हो ना? सी वी कहते हैं। वी सॉरी, कभी कभी मिक्स हो जाता है। मेरे पेरेंट्स आधे फ्रेंच आधे जमैकन थे। हाँ तुम फ्रेंच में कुछ कह सकती हो क्या? मुझे ये लैंग्वेज बहुत पसंद है। कोई बहाना मारो और वहाँ से निकलो। ओके। Oui, poulet pour vous le बिल्ले फुले वे ऑमलेट दो फ्रोमाज। इसका मतलब ये शुरुआत हो सकती है ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप की। ये क्या खिचड़ी बोली और फिर तुमने कहा चीज ऑमलेट। मेरे साथ डांस करेंगी मैडमोज़ेल? इससे पहले कि मैं मना करती वो आदमी मुझे डांस फ्लोर पर खींच के ले गया और फिर टैंगो म्यूजिक बजने लगी। तुम्हें टैंगो करना नहीं आता है ना? सुनो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जैसा कहता हूँ करो। पहले अपना राइट पैर आगे रखो और लेफ्ट घूमो, फिर लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर ले जाओ और लेफ्ट से पीछे आओ। मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं करती तो गई। नहीं सरीना, तुम्हारा लेफ्ट उसका नहीं। ओह, तुम गिर जाओगी। और बिल्कुल वही हुआ, मैं जोर से गिर गई जमीन पे। फटाक से उठकर मैं एक कोने में तो चली गई, लेकिन मुझे फेलिक्स की हंसी सुनाई दे रही थी। हंस क्यों रहे हो तुम गधे? ए, अपने पति से ऐसे बात नहीं करते। अब तुम 5 मिनट के लिए शांत बैठोगी ताकि मैं फोकस कर पाऊँ। ओह गॉश, कोई आ रहा है। सरीना, ये पासवर्ड याद करो, JK5942-438$। रुको, क्या लिखने दो मुझे। जल्दी से लिखो 4789 हैशटैग। मुझे टिश्यू और लिपस्टिक मिल गई है। शुरुआत से शुरू करोगे? ओह गॉड, टाइम नहीं है। सामने के दरवाजे की तरफ भागो। क्या? और तुम्हें यही छोड़ दूं? मैं तुम्हारे पीछे हूँ, भागो। मैं तेजी से भागने लगी। पीछे पीछे फेलिक्स आ गया एक लैपटॉप पकड़े हुए और उसके पीछे ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स। गार्डन की तरफ भागो, हमें दीवार फांदनी होगी। तुम कर पाओगी? ओह मिस्टर क्रोसॉन्ट, तुम देखने वाले हो कुछ बहुत खास। मैं बिल्ली की तरह दीवार पे चढ़ी और दूसरी तरफ कूद गई फेलिक्स से पहले। हम उसकी कार की तरफ भागे और वहाँ से निकल लिए। हम एक फास्ट फूड के पार्किंग लॉट में रुके और फेलिक्स ने लैपटॉप खोला। मुझे तो अब भी जोश चढ़ा है। इतना मजा तो मैंने सालों से नहीं किया। मानना पड़ेगा, वो वॉल क्लाइंबिंग बहुत अच्छी थी। तुम्हारे कुछ पार्कोर वीडियोस देखे हैं, लेकिन असल में देखना मैं इम्प्रेस हुआ। तुमने मेरे वीडियोस देखे, पर मैंने तो 2 साल से कुछ पोस्ट नहीं किया। अपने क्लाइंट्स का बैकग्राउंड चेक करता हूँ तो हाँ देखे थे। ओके, सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस मिल गया। ये देख रही हो, ये मैंशन के हर रूम का व्यू है और मैल्कम यहाँ नहीं है, उसे कहीं और भेज दिया गया है। अब हम क्या करें? वो बाद में देखेंगे। अभी तुम्हारे पहले मिशन के बाद एक अच्छा मील बनता है और मैल्कम के बिना तुम चैन से खा सकती हो। एक्सक्यूज मी? वो हमेशा तुम्हारे खाने पर रोक टोक करता है ना? नहीं, वो कोई रोक टोक नहीं करता है, वो बस मेरा ख्याल रखता है और मैं एक मॉडल हूँ ना, मेरा करियर उसकी वजह से बना है। ओके, तो वो तुम्हें नहीं बता रहा था कि तुम यूरोप शिफ्ट हो जाओ और कॉलेज छोड़ दो? तुमने हमारी बातें सुनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें जज कर सको। मैं बस कह रहा हूँ मैल्कम का बर्ताव अच्छा नहीं। तुम उसकी कर्जदार नहीं हो, ये एक रिलेशनशिप है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। मुझे बैठकर ये सुनने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते। मैं गुस्से में निकल गई और कैब बुला ली। पहले तो वो मुझे देखता भी नहीं था और अब अचानक मेरी लाइफ के बारे में मुझे ओपिनियंस दे रहा है। सुबह तक मैं थोड़ी शांत हो गई और मैं सच में जानना चाहती थी कि फेलिक्स आगे क्या करने वाला है। लकीली उसने मुझे टेक्स्ट किया। मुझे लगता है मैं जानता हूँ वो कहाँ है। अगर साथ आना चाहती हो तो 7 बजे एयरपोर्ट आ जाना। वेल, ये कोई अपॉलॉजी तो थी नहीं, पर अभी के लिए चलेगा। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरी दूसरी सिटी में एक शूटिंग है। मुझे लगा तुम आओगे नहीं। और सरीना? कोई बात नहीं, मैं माफी कबूल करती हूँ। माफी मांगने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। मैं ये कह रहा था कि तुम 2 बड़े सूटकेसेस क्यों लेकर आई हो? मुझे गर्मी और सर्दी दोनों के कपड़े पैक करने पड़े क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ढंग से बता नहीं सकते थे? तुम थोड़ा कम नहीं बोल सकती या मत ही बोलो? इससे मैं बात ही नहीं करने वाली थी फ्लाइट पे, जबकि मैं जानना चाहती थी कि मैल्कम लंदन में उसे ऐसा क्यों लगता है। पर जब प्लेन उड़ने लगा तो फेलिक्स ने देखा कि घबराहट से मेरे हाथ पांव जम गए थे। मिस पार्कोर को उड़ान से डर लगता है? हाँ, क्योंकि 40,000 फीट पे मैं कहीं कूद नहीं सकती हूँ। ओह गॉड, लगता है मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। मैं कुछ कर सकता हूँ? इस पेपर बैग में सांस लो। हाँ, तुम
वन डायरेक्शन का गाना गा सकते हो? उससे मुझे शांति मिलती है। कौन सा? कोई भी गाओ। Okay, okay. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. Oh, you don't know you're beautiful. उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देख मेरे दिल में हलचल होने लगी, लेकिन फिर मैं होश में आ गई। तुम्हें वन डायरेक्शन का गाना पता है? झूठ, तुम बहुत लेम हो। क्या? पर तुमने तो कहा। हाँ, मैंने झूठ बोला। मुझे कोई पैनिक अटैक नहीं हो रहा है और 13 साल की लड़की जैसे मैं वन डायरेक्शन के गाने नहीं सुनती हूँ। अब नेल पेंट करते हुए अपने सपनों के बारे में बताओ। फीलिक्स ने तो उसके बाद मुझसे बात करने से मना कर दिया और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। सेरेना 1, फीलिक्स 0। जब हमने होटल में चेक इन कर लिया तब फीलिक्स ने मुझे बताया कि मेयर ने लंदन में कुछ फोन कॉल्स करी थी जिसका उसे पता लगा। बस एक स्ट्रॉन्ग हंच है, पर मैल्कम के पेरेंट्स का कंट्री साइड में एक मैंशन है। मुझे लगता है वो वही है। हम रात में वहाँ जाएंगे। ओके, तो फिर हम दिन में क्या करेंगे? हम लंदन घूम सकते हैं। और हमने घूमा। इतना मजा मैंने कई सालों से नहीं किया था। फीलिक्स भी यहाँ पर काफी खुश और अलग लग रहा था और क्यूट भी। तो एक चीज मुझे परेशान कर रही है। मैं मैल्कम को ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम तो अब उसके बॉडीगार्ड भी नहीं। Well, यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूँ। बस इतना ही? एक्चुअली कुछ और है। तभी एक बूढ़ी सी औरत फीलिक्स को फूल खरीदने के लिए तंग करने लगी। वो जैसे ही मुड़ा तो एक काले कपड़े पहनी लड़की मुझे उठा ले गई। लड़की मिल गई है, बैकअप भेजो मुझे अभी। फीलिक्स ने तुरंत आकर उस लड़की पर हमला किया और उसे मारकर झाड़ियों में गिरा दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम भागे। और लोग भी मेरा पीछा कर रहे थे। हम एक गली में निकले जहाँ पर एक बहुत बड़ी सी परेड चल रही थी। जगह खचाखच भरी थी। हम भीड़ से निकले, कारों के ऊपर चढ़े और जैसे तैसे हम गलियों से बाहर निकले। आखिरकार उन लोगों को हमने पीछे छोड़ दिया। कौन थे वो लोग? और उस लड़की ने ये क्यों कहा कि मुझे लड़की मिल गई है? वो आखिर मुझसे क्या चाहती थी? मैल्कम कुछ खतरनाक लोगों के साथ इन्वॉल्व है सेरेना। शायद वो भी उसे ढूंढ रहे हैं और सोचा तुम उन्हें उस तक ले जाओगी। प्लीज मुझे और बताओगे? मैल्कम के मिलने के बाद मैं सब बता दूंगा, वादा रहा। हम होटल वापस नहीं गए कि कहीं कोई नजर न रख रहा वहाँ, और हम सीधा मैंशन की तरफ निकले। रात होने तक का इंतजार किया। फीलिक्स ने चेक करके बताया कि मेन गेट पर बस 2 ही गार्ड्स थे। हमने दीवार फांदी और घर की तरफ निकल पड़े। फीलिक्स ने किचन डोर का ताला 2 मिनट में खोल लिया। ये कुछ ज्यादा ही इजी था। जैसे ही फीलिक्स ने दरवाजा खोला मुझे कोई चीज आती दिखी। मैंने तुरंत उसे जमीन पे गिरा दिया। क्या तुमने अभी मेरी जान बचाई एक तीर से? हाँ, शायद बचाई। अगर जिंदा बचे तो शुक्रिया अदा करूंगा। कोई मशीन अब भी बहुत सारे तीर मार रही थी। तो फीलिक्स और मैं घिसट कर मेन हॉल तक पहुँचे। हे, तुम्हारा कंधा छिल गया है। शायद दीवार फांदते समय चोट लगी थी। खून बह रहा है, मुझे देखने दो। चोट देखते वक्त फीलिक्स बहुत करीब खड़ा था मेरे, और मेरी सांस रुकने लगी थी। अचानक वो पीछे हो गया। सेरेना, ये तुम्हारे गले में क्या है? क्या ये डायमंड पेंडेंट है जो मुझे मैल्कम ने कुछ हफ्ते पहले दिया था। अक्सर शर्ट के नीचे रखती हूँ, लेकिन क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो नेकलेस जो मैं ढूंढ रहा था वो इसमें है। हाँ? सेरेना, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ। मैं मैल्कम का बॉडीगार्ड बना क्योंकि हमें पता चला कि वो डायमंड स्मगलर्स की रिंग के साथ मिला हुआ है। मैल्कम से मैं उन तक पहुँचने की कोशिश में था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये नेकलेस उसके पास है, कि ये तुम्हारे पास है। इस हीरे से उनका पूरा स्मगलिंग ऑपरेशन तबाह हो जाएगा। ये मुझे दे दो और अब हम चलते हैं। रुको, चलते? मैल्कम का क्या? एक्चुअली मेरा मिशन पूरा हुआ, उसकी जरूरत नहीं है। तो क्या मेरी मदद नहीं करोगे उसे ढूंढने में? ठीक है, ये लो नेकलेस और चले जाओ यहाँ से। मैं हॉलवे की तरफ भागने लगी। घबराई थी, लेकिन मैल्कम को ढूंढना था मुझे। और कुछ ही सेकंड में फीलिक्स भी मेरे साथ आ गया। तुम कितनी नागवार हो। तुम्हें उस स्टूपिड मैल्कम की चिंता भी क्यों है? मैं तुम्हें सफाई नहीं दूंगी, बस चले जाओ। हॉलवे के एंड में एक डोर था, उसे मैंने खोला और हम एक खाली कमरे में आए। तभी अचानक हमारे पीछे दरवाजा बंद हो गया और कमरे में एक गैस भरने लगी। ओह ग्रेट, अब हम एक गैस चेम्बर में मरेंगे। हेल्प, कोई हमारी मदद करो। कोई नहीं आएगा और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। ओह माय गॉड, तुम्हारी स्किन मेल्ट हो रही है क्या? अभी नहीं, लेकिन लगभग 3 मिनट में हम सब फील करना छोड़ देंगे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ तक लाई फीलिक्स। और मुझे दुख है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता सेरेना। क्या अब सब खत्म? कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, बस एक। अचानक फीलिक्स ने मुझे अपनी बाहों में लेकर मुझे किस किया। तभी दरवाजा खुला और मैल्कम वहाँ खड़ा था अपने हथियार बंद बॉडीगार्ड्स के साथ। मैल्कम, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो और तुमने हमें बचा लिया। तुम मरने नहीं वाले थे, ये तो हल्का सा धुआं है घुसपैठियों को डराने के लिए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम प्लीज बताओगे यहाँ पर आकर चल क्या रहा है? और आखिरकार मैल्कम ने हमें सब बताया।
1 साल पहले मैं कुछ डायमंड स्मगलर्स के साथ इन्वॉल्व हो गया। वो चाहते थे कि मैं डैड के कनेक्शन से शहर में स्मगलिंग आसान बना दूं और उन्होंने बहुत पैसे दिए। मैंने वो करने की कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं रहा। मैं छोड़ना चाहता था और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे सिर पर चोट लगी थी लेकिन होश में आते ही मैंने डैड को सब बता दिया। उन्होंने मुझे उनसे छुपाने के लिए लंदन भेज दिया, पर वो अब भी मेरे पीछे हैं क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारे पास ये नेकलेस अब तक क्यों है? ओह, ये तो मैंने एक दिन स्मगलर्स के अड्डे से उठा लिया था। यार, उनके पास जो हीरे थे देखने चाहिए थे। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा इसके घूमने पर। थैंक्स इस प्रेजेंट के लिए। ये सिर्फ एक नेकलेस नहीं है, इसमें एक माइक्रोचिप लगी है जिसमें उनके नेटवर्क की पूरी जानकारी है। हम इससे उस सब को पकड़ सकते हैं। हम? आखिर तुम हो कौन डूड? पुलिस वाला, सॉरी, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने का नाटक कर रहा था। तो अब मेरा क्या होगा? अगर साथ दो तो तुम्हारे साथ सख्ती नहीं बरतेंगे। जल्दी वहाँ पर पुलिस की कारें आ गईं और जब मैल्कम को ले जाया जा रहा था उसने मुझसे बात करने के लिए कहा। इस झमेले से जल्द निकल आऊंगा बे, और फिर हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकती जो मैं चाहती हूँ मैल्कम। मेरी फैमिली की लाइफ अच्छी करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, लेकिन मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रह सकती। सीरियसली? तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो? मैंने तुम्हें बनाया है। तो मेरे लुक्स और मेरा टैलेंट किसी काम के नहीं है। मुझे नहीं लगता मुझे आगे और मॉडलिंग करनी है। मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, पार्कौर करना चाहती हूँ। गुड बाय मैल्कम और गुड लक। फीलिक्स ने बताया कि एक सिक्योरिटी टीम मुझे घर छोड़ेगी और मुझ पर नजर रखी जाएगी जब तक केस खत्म नहीं होता। मुझे थोड़े काम निपटाने हैं यहाँ। तुम एक अच्छी पार्टनर थी सरीना, फिर मिलेंगे। क्या ये बस हाथ पे पंच मारकर चला गया? कुछ घंटों बाद मैं अपनी प्लेन की सीट में बैठी थी और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और तभी किसी की आवाज आई। साइड हटो, तुम्हारा हाथ पकड़ने आया हूँ। फीलिक्स, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो काम निपटाने थे ना? हाँ, लेकिन मुझे लगा हमें कुछ बातें करने की जरूरत है, जैसे कि तुमने मैल्कम से ब्रेकअप कर लिया। होश में आ गई शायद। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल गलत थे। को सही लगता है। तुम्हें कुछ और बात करनी है, जैसे उस रूम में हुई हमारी किस के बारे में? उसका क्या, जब लोगों को लगता है कि वो मरने वाले हैं तो क्रेजी चीजें करते हैं। ओह, जान के अच्छा लगा। और जब वो प्यार में हो। क्या? मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ सरीना। मैल्कम के साथ तुम्हें देखने से नफरत थी मुझे, पर क्या कर सकता था। तो क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे लिए सही हूँ? इतनी जल्दी कैसे बताऊं? एक अच्छी सी डेट पे लेके चलो, फिर देखेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बादलों के बीच हैं, खाना खा रहे हैं, ये डेट ही तो है। एयरप्लेन का खाना डेट जैसा नहीं लगता। ये डेट है। मुझे तो नहीं लगती है। देखते हैं उसे कैसे बदल सकते हैं। हाय, मैं आई हुई हूँ कैलिफोर्निया से और मुझे लिस्ट बनाना बहुत पसंद है। टू डू लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, अपनी अच्छाई और बुराइयों की लिस्ट और मेरी जिंदगी का लक्ष्य। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है एक वेटरनेरियन बनना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से आपकी विंडो पर एक सॉन्ग बर्ड आ जाए। मुझे जानवर बहुत पसंद है। जब मैं 7 साल की थी तो मैं जू पे गई और देखा एक प्यारी सी बिल्ली पिंजरे में बंद है। मॉम, ये कितना दुखी लग रहा है। बेटा, ज्यादा पास मत जाना। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से चाबी छीनी और बिल्ली को बाहर निकाल दिया। मुझे जू से बैन कर दिया गया था। और एक बार मैं अपने घर पर गली से कुत्ते और बिल्ली को उठा लाई थी। वो इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने पर्दा, दीवार और फर्नीचर नोच दिया और मेरे भाई का चेहरा टमाटर सा फूल गया क्योंकि वो एलर्जिक था। जब मैं 15 साल की थी तो मैं ग्रोसरी स्टोर के बाहर खड़ी थी और एक औरत मेरे पास आई। वेल्स को बचाओ। एक्सक्यूज मी, क्या तुमने कभी एक्टर बनने के बारे में सोचा है? कैमरा तुम्हें काफी पसंद करेगा और तुम काफी पैसे भी कमा सकती हो। अचानक मेरे पेरेंट्स पता नहीं कहां से वहां आ गए और उनके चेहरों पर बड़ी सी स्माइल्स थी। पता चला कि वो एक एजेंट थी जिसने बहुत सारे यंग मूवी स्टार्स को लॉन्च किया था। आइवी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा बेटा। पर मुझे एक्टर नहीं बनना, मुझे वेट बनना है। इस पैसे से परिवार को मदद मिलेगी और तुम वेटरनरी स्कूल जा पाओगी। मेरा मन तो नहीं था एक्टर बनने का, लेकिन मेरे माँ बाप के चेहरों पर खुशी और ये सोचकर कि पैसा कितना मिलेगा, मैं मान ही गई। अगले दिन मैंने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जल्द ही मैं रोज ही ऑडिशंस देने लगी। मुझे छोटे मोटे रोल्स मिले भी थे टीवी सीरीज और मूवीज में। जब मैं 11th में थी तो मैं एक बड़े हॉलीवुड स्टूडियो ऑडिशन देने गई एक मूवी में रोल के लिए, जिसमें हीरो था एक टीनेज हार्टथ्रॉब रोमन। मैं ऑडिशन देने पहुंची पर मेरे कपड़ों पर बिल्ली के बाल लगे हुए थे और थोड़ी बदबू भी आ रही थी मुझसे, क्योंकि मैं एनिमल शेल्टर से आ रही थी। मैं बाथरूम गई हाथ मुंह धोने के लिए और वहाँ मुझे मिली बेकी, स्कूल की सबसे नकचड़ी लड़की। वो भी यहाँ ऑडिशन देने आई थी और मुझे देखकर वो भी चिढ़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑडिशन दे रही हूँ। तुम्हें नहीं मिलने वाला ये रोल। उन्हें एक्टर चाहिए, कोई वियर्ड लूजर नहीं। वो तो टाइम ही बताएगा। ऑडिशन के बाद मैं पार्क गई चिड़ियों को खाना खिलाने। एक ने तो मेरे सर पे पॉटी भी कर दी, पर इसका मतलब तो गुड लक होता है। अगले दिन स्कूल में बेकी मेरे पास चीखते चिल्लाते हुए आई, एकदम पागलों की तरह।
तुमने चीट किया है, तुमने जरूर किसी को घूस खिलाई है, मैं जानती हूँ। मेरी जगह तुम्हें सिलेक्ट कर ही नहीं सकते थे वो। शुक्र है वहाँ पर एक टीचर थी जिसने बेकी को खींच लिया इससे पहले कि वो मुझ पे अटैक करे। तभी मेरे एजेंट का कॉल आया और उसने बताया कि मुझे सच में पार्ट मिल गया है। जब मॉम डैड को पता लगा तो वो तो खुशी से नाच पड़े, पर मैं अब भी खुश नहीं थी। एक हफ्ते बाद मैं सेट पर थी और कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो रोमन एक असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था। मैंने डीकैफ मांगी थी, इडियट। 1 घंटे बाद वो राइटर पे भी चिल्लाया। कितना बकवास डायलॉग है, इसे अभी के अभी बदलो। अगले दिन उसका बर्ताव और भी बुरा था। रोमन और मैं एक सीन शूट कर रहे थे एक बहुत ही प्यारे से पपी के साथ। अचानक पपी ने कूदकर रोमन का गाल चाट लिया। इस चीज को यहाँ से निकालो। रोमन पहले ही पूरे क्रू के साथ इतना बदतमीज था, लेकिन एक प्यारे से जानवर के साथ ऐसे करना, ये तो हद हो गई। तुम एक गंदे भद्दे गधे हो। मैं भद्दा नहीं हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानती हो मैं कौन हूँ? तुम एक बिगड़ी औलाद हो, बकवास एक्टिंग करते हो और तुम्हारी मूवीज घटिया हैं। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। कर तो चुकी हूँ, और जानते हो क्या, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे साथ 1 और सेकंड बिताऊं इससे तो अच्छा है जेलीफिश मुझे काट ले। मेरी एजेंट ने मुझे कई बार कॉल किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। रोमन पहला बदतमीज एक्टर नहीं था जिसे मैंने सेट पर झेला था, लेकिन वो आखिरी जरूर था। एक्टिंग छोड़ चुकी थी मैं। कुछ दिनों बाद आधी रात को किसी आवाज से मेरी नींद खुली। आउच! मैंने घुसपैठी की तरफ भागकर उसे जमीन पे गिरा दिया और फिर मैंने उसका चेहरा देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहता था। फोन जानते हो ना क्या होता है? क्या तुम मेरे बारे में सच बोल रही थी? हर एक शब्द। फिर रोमन बेड पर बैठ गया और एकदम भोली सी आंखों से मुझे देखा। कोई भी मुझसे सच नहीं बोलता। सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ और चाहते हैं कि मैं परफेक्ट रहूँ, पर मैं नहीं हूँ। इसलिए मेरी पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई हैं और मैं चिढ़ने लगा हूँ। बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं बस अच्छा काम करना चाहता हूँ। तुम हाई स्कूल के एक गरीब टीनेजर का रोल निभा रहे हो, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये मेरे लिए मुश्किल है। मैं कभी हाई स्कूल नहीं गया और मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ। तो मैं तुमसे एक एहसान चाहता हूँ। एहसान? मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहता हूँ और एक नॉर्मल टीनेजर जैसा जीना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे, हर कोई तुम्हें पहचानता है। फिर रोमन ने अपना बैकपैक खोला, उसमें से निकाला एक विग और मेकअप बैग और फिर उल्टा घूम गया। 10 सेकंड बाद जब वो वापस घूमा तो वो एक अलग ही इंसान लग रहा था। मुझे रॉब कहो। इस नाम से मेरे मैनेजर ने तुम्हारे स्कूल में मुझे इनरोल कर दिया। मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ और जब हम स्कूल जाएं तो तुम मुझे नॉर्मल टीनेजर बनना सिखाना। तुम मेरे घर में क्यों रहना चाहते हो जब तुम आसानी से एक बंगले में रह सकते हो? समझ लो कि मैं सीखना चाहता हूँ बिना अपने पैसे और ऐशो आराम के। और तुम्हारा घर परफेक्ट है। तुम्हें वेट स्कूल जाना है और एनिमल शेल्टर खोलना है ना? हाँ, लेकिन उससे इसका क्या लेना देना? तुम मेरे लिए ये करो और मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। उस पल में मुझे अपना फ्यूचर मेरी आंखों के सामने दिखा। मैं मना नहीं कर सकती थी। उस रात रोमन मेरे बेडरूम के फ्लोर पर सोया। मैं गहरी नींद में थी कि अचानक तेज म्यूजिक बजने लगी। सुबह 5 बजे रोमन और उसका पर्सनल ट्रेनर बॉक्सिंग कर रहे थे मेरे रूम के बीच में। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स जाग जाएंगे। और ये घर में कैसे आ गया? जैसे मैं आया था। मैंने म्यूजिक बंद किया और रोमन और उसके ट्रेनर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। हनी, क्या चल रहा है यहाँ? बस थोड़ी एक्सरसाइज करियो डैड। बाद में उस सुबह जब मैं नीचे पहुँची तो वहाँ का नजारा देखकर चौंक गई। हनी, तुमने बताया नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कौन सा बॉयफ्रेंड? फिर एप्रन पहने रोमन मुड़ा जिसके हाथ में बड़े सारे पैनकेक्स भी थे और वो खाना कितना अच्छा बनाता है। मैंने रोमन का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर ले गई। तुमने मेरे पेरेंट्स को ये क्यों बताया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? ये परफेक्ट है ना? अब मैं कभी भी तुम्हारे घर आ सकता हूँ और किसी को भी शक नहीं होगा। ये हमारी डील का पार्ट नहीं था। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? हम दोस्त हैं जीनियस। मैं कभी एक लड़की का दोस्त नहीं बना हूँ। सच तो ये था कि मेरे भी कभी दोस्त थे नहीं, चाहे लड़की हो या लड़के, और बॉयफ्रेंड तो डेफिनेटली नहीं था। पर मैं उसे ये थोड़ी ना बताने वाली थी। हम स्कूल पहुँचे और पता नहीं कैसे बट रोमन मेरी सारी क्लासेस में था और हमेशा मेरी पीछे की सीट पे बैठता। अगर मुझे घूर नहीं रहा होता तो मेरी नकल करता था। वो चेयर पर मेरे जैसे बैठता था, पेंसिल भी मेरे जैसे चबाता था और मेरे जैसे चलने भी लगा था। मेरी नकल करना बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। ओह सॉरी, तो फिर क्या करूं? होमवर्क? वो तो मैंने कर लिया। रोमन ने मुझे अपनी नोटबुक दिखाई। उसने हमारा मैथ होमवर्क और आधे से ज्यादा असाइनमेंट्स पूरे कर लिए थे। इतनी जल्दी कैसे कर लिया तुमने?
मेरा एक ट्यूटर था जो काफी स्ट्रिक्ट था। मैंने ये कुछ साल पहले ही सीखा था। मैथ्स में तो मेरा डब्बा गोल था, सबसे बेकार सब्जेक्ट था वो। अगर मेरी मदद चाहिए तो बोलो, मैं कर दूंगा। उसके बाद तुम मुझे बताना कि नॉर्मल किड्स मजे के लिए क्या करते हैं। हाँ शायद। रोमन ने मेरी होमवर्क में हेल्प करी तो मैं उसे लेकर गई सर्फिंग के लिए बीच पे, पिज्जा शॉप पे, आर्केड में और बाद में एनिमल शेल्टर पे भी। मैंने उसे सारे कुत्ते दिखाए जो अडॉप्शन के लिए रेडी थे और वो डर गया। क्या हो गया तुम्हें? कुत्तों को मैं पसंद नहीं हूँ। ये सच नहीं है। मैंने रोमन का हाथ लिया और उसे मिस्टर बटरकप से मिलवाया, हमारा सबसे प्यारा कुत्ता। रोमन ने उसे प्यार किया और वो तो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। समय के चलते मुझे रोमन के साथ रहने की आदत हो गई। हम स्कूल में भी साथ रहते और घर पे भी, और कभी कभी तो पूरी रात बात करते। एक्चुअली वो काफी कूल था और उसे नहीं लगता था कि मैं वियर्ड हूँ क्योंकि मैं जानवरों के साथ इतना टाइम स्पेंड करती हूँ। एक रात हम मेरी घर की छत पर बैठे थे तारों को देखते हुए। वो है बिग डिपर और वो है ओरायन द हंटर। ये खास है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कैसे? ओरायन सिर्फ कुछ ही मौसमों में दिखाई देता है, तुम्हारी तरह। मैं अब भी नहीं समझी। जब तुम जानवरों के साथ होती हो तो अलग लगती हो, तुम चमकती हो। तुम्हारे अंदर एक रोशनी है और मुझे लगता है वो बहुत खूबसूरत है। लोगों के साथ वो नहीं दिखती। ऐसा क्यों? जानवर बहुत प्यारे और इनोसेंट होते हैं, लोग मुश्किल और जजमेंटल होते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था। जानवर नहीं, लोगों के बारे में। पर तुमसे मिला तो ये बदल गया। हवा चलने लगी और मुझे ठंड लगने लगी। रोमन ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा, मुझे पास खींचा और मुझे किस किया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी इस खूबसूरत सी रात में। उसके शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे और तब मुझे याद आया, ये तो रोमन के एक रोम कॉम टीवी शो की लाइन थी। ऑफ कोर्स, वो तो बस एक्टिंग कर रहा था। मैं पीछे हट गई। माफ करना, क्या मैंने कुछ गलत किया? ये कोई मूवी नहीं है रोमन, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ना आज हूँ ना कभी बनूंगी। उसके बाद से रोमन का बर्ताव बहुत अजीब हो गया। वो क्लास में मेरे साथ नहीं बैठ रहा था और हालांकि घर में वो मेरे साथ होता था, पर वो बेडरूम में अपनी साइड पे बैठता था और मैं अपनी साइड पे। मुझे उसे डांटने के लिए बुरा लगा। रोमन बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद तो था, लेकिन शायद वो बदल रहा था। शायद वो मुझे वाकई पसंद करता था। मैं उसकी लॉकर पर उससे बात करने गई। रोमन, वो उस रात जो हुआ। कोई बात नहीं, छत पे जो हुआ वो अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मैं बस थोड़ी शॉक हो गई थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना क्या? इतने थॉटफुल, स्मार्ट और काइंड होगे। तुम मूवी में निभाने वाले अपने कैरेक्टर से कहीं ज्यादा हो। ओरायन चमकता होगा तेज, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा शानदार हो। तुम्हें इसे छुपाना नहीं चाहिए। और तुम्हें भी नहीं। रोमन ने मेरा हाथ पकड़ा और तभी बेकी और उसका अननोइंग बॉयफ्रेंड मीलो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ गया। तो तुम्हारा नया दोस्त कौन है? इसके तो 4 पैर और बाल नहीं है। मेरी सलाह मानो नए लड़के, आईवी के साथ टाइम वेस्ट मत करो। वो एक लूजर है और अजीब भी। बेकी और उसके दोस्त हंसने लगे और रोमन गुस्से से लाल हो गया। आईवी के बारे में दोबारा ऐसा मत कहना। अच्छा, वरना क्या करोगे? मीलो ने रोमन को धक्का दिया और वो दोनों लड़ाई करने लगे। जब टीचर ने उन्हें अलग करने की कोशिश की तो रोमन का विग गिर गया और सब उसे पहचान गए। क्या ये रोमन है? हर किसी ने अपना सेलफोन निकालकर रोमन का वीडियो लेना शुरू कर दिया और वो वहाँ से भाग गया। अगली सुबह रोमन और मीलो की लड़ाई का वीडियो वायरल हो गया था। मीलो को चोट आई तो उसने रोमन पर केस कर दिया और रोमन को उसकी मूवी से निकाल दिया गया। रिपोर्टर्स को पता लग गया कि मैंने रोमन की मदद की थी, तो वो इंटरव्यू लेने के लिए मेरे घर के आगे आ गए। बहुत सारी न्यूज स्टोरीज में मुझे ब्लेम किया गया कि रोमन का करियर मेरी वजह से डूबा है। मैंने रोमन को कॉल किया, लेकिन ना उसने कॉल उठाया ना टेक्स्ट का रिप्लाई किया। मुझे इतना बुरा लगा कि रोमन ने सब खो दिया क्योंकि उसने मुझे डिफेंड किया। वो मेरा पहला दोस्त था और उसे ये दोस्ती कितनी महंगी पड़ी। कुछ हफ्तों बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि रोमन के मैनेजर ने उसका सारा पैसा चुरा लिया और वो देश छोड़कर भाग गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोमन के हालात बिगड़ते जा रहे थे और मैं उसकी मदद नहीं कर सकती थी। एक शाम मैं एनिमल शेल्टर में काम कर रही थी जब मिस्टर बटरकप अचानक जोर जोर से उछलने लगा। उसने अपनी चेन को इतनी जोर से खींचा कि मेरे हाथ से वो छूट गई। कहाँ जा रहे हो तुम? ओह माय गॉड, रोमन! हे आईवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो? वैसे भी मैं पैसे नहीं ले सकती, तुमने मेरी वजह से सब खो दिया। ये क्या कह रही हो? तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं है। जब से तुमसे मिला हूँ एक बेहतर इंसान बन गया हूँ। अब तो कुत्ते भी मुझे पसंद करते हैं। कुत्ते? सच में? क्या तुम यहाँ खड़े होकर बस ज्ञान की बातें करते रहोगे?
तो तुम चाहती हो कि मैं बोलूं कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, या कि तुम मेरे ख्यालों से नहीं जाती, या बकवास बंद करो और किस करो मुझे। हाय, मैं हूँ एमिली, टेक्सास के छोटे से शहर से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरे पास एक पोनी हो। मेरे पास पोनी की डॉल्स थी, उनकी ड्राइंग्स बनाती थी और ढेर सारी मूवीज और टीवी शोज देखती थी पोनी के बारे में। मॉम, उस प्यारे से पोनी को देखो, पोनी पर बैठी हुई इस लड़की के कपड़ों को तो देखो। मेरी बड़ी बहन ट्रिश को मेरी तरह पोनी से कोई प्यार नहीं था और मेरे पेरेंट्स को भी मुझे पोनी लेकर देने की कोई चाह नहीं थी। पर हमारे पास कितनी जगह है, कसम से मैं उसे लेकर दूर नहीं जाऊंगी। एमिली, तुम बहुत छोटी हो और वैसे भी घोड़े बहुत महंगे हैं और घुड़सवारी करना भी खतरनाक है। मॉम सही कह रही हैं। और तुम अपनी बहन की तरह गुड़िया से क्यों नहीं खेलती हो? हमारा घर शहर से दूर था, हमारे पास एक बड़ा सा मैदान था, पुराना बागान भी था जिसे अस्तबल बना सकते थे। घोड़ा रखने की काफी जगह थी पर वो मेरी बात मानते ही नहीं थे। मैं अपनी बहन से 2 साल छोटी थी पर हमारा बर्थडे एक ही दिन आता था, जो कि बहुत अनोइंग था। मैं भी चाहती थी कि मेरी अपनी बर्थडे पार्टी हो, पर हमेशा ऐसा लगता कि उसका बर्थडे मन रहा है, मेरा नहीं। बड़ी है ना, सब मिलता था उसे। हैप्पी बर्थडे ट्रिश। ओह एमिली, तुम्हें भी। हर साल बर्थडे पर ट्रिश बेकार सी चीज मांगती, मेकअप सेट या नया फोन, और उसे हमेशा मिल भी जाता था, भले ही वो उसके लिए छोटी क्यों ना हो। थैंक्स गाइस, मेरा आईफोन बहुत अच्छा है। चलो सब लोग एक सेल्फी लेते हैं। वाओ, देखो तो इसमें कितने अच्छे अच्छे फोटो फीचर्स हैं। पर मुझे तो सिर्फ एक चीज चाहिए थी, पोनी। आपने मुझे मेकअप किट दे दी, ये तो ट्रिश ने मांगा था। मुझे पोनी चाहिए। मेरा 8वां और ट्रिश का 10वां बर्थडे मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होना चाहिए था, पर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा होने नहीं दिया। ओह माय गुडनेस, ये पोनी है। फाइनली आप पोनी ले आए। थैंक यू, थैंक यू। अरे अरे रुक जाओ जरा, ये घोड़ा तुम दोनों लड़कियों के लिए है। पहले ट्रिश घुड़सवारी करना सीखेगी और तुम्हारी बारी तब आएगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। आप चाहते हो कि मैं उस बड़े से बदबूदार जानवर के ऊपर चढ़ूं? घुड़सवारी अच्छी होती है बेटा, अभी थोड़ा डर लग रहा है तुम्हें, पर विश्वास करो, सीख जाओगी तो बड़ा मजा आएगा। मुझे घोड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो पसंद है। बताओ ना, मेरी बारी कब आएगी? जब तक ट्रिश घुड़सवारी सीख रही है तुम घोड़े का ध्यान रखना ताकि जिम्मेदारी लेना सीख जाओ। तुम छोटी हो ना। तो शायद 1-2 साल में। 1 या 2 साल? ये तो गलत बात है। ट्रिश को तो घोड़ा चाहिए भी नहीं था और उसे तुरंत घुड़सवारी करने को मिलेगा। मुझे लगा कि मैं सिंड्रेला हूँ। साल भर तक घोड़े को खाना खिलाया, उसकी देखभाल की, जबकि मेरी बहन नकचड़ी प्रिंसेस की तरह उसकी सवारी कर रही थी। ट्रिश काफी अच्छे से सीख गई। 1 साल घुड़सवारी सीखने के बाद वो कंपटीशन में भी जाने लगी और मेरी बारी अब भी नहीं आई थी। मैं इससे बहुत थक गई थी, तो एक रात मैंने सोचा मामला अपने हाथ में ले लेते हैं। देर रात मैंने घोड़े को बाहर निकाला और चढ़ गई उसके ऊपर। चलो चल पड़ो। मैदान में दौड़ते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक ट्रिश हमारे सामने आ गई। ये तुम क्या कर रही हो एमिली? तुमने सीखा नहीं है, चोट लग जाएगी। अरे नहीं घोड़े, शांत हो जाओ। पर घोड़ा गुस्सा हो गया था, उछल कूद करके उसने मुझे नीचे गिरा दिया। ट्रिश जोर से चीखी और हमारे पेरेंट्स बाहर आ गए। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने ट्रिश को देखा, आंखों से विनती की कि मेरी साइड ले ले, ऐसे नाटक कर ले कि जैसे वो घुड़सवारी कर रही थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम पागल हो? बिना सीखे घुड़सवारी नहीं करते, ये खतरनाक होता है। तुम यहाँ घुड़सवारी कर रही थी एमिली, तुम्हें चोट लग सकती थी। हमसे छुपकर ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? अगर आप मुझे घुड़सवारी करने देते तो मुझे छुपकर ये करना ही नहीं पड़ता। साफ है कि घुड़सवारी करने लायक जिम्मेदार नहीं बनी हो तुम। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब तुम्हें सिखाने से पहले 1 साल और इंतजार करते हैं। नहीं, आप बहुत बुरे हो। मैं अपनी बहन की नौकरानी बनके नहीं रहूंगी जबकि वो मेरे सपने पूरे कर रही है। तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, तुम अभी बच्ची हो। वो सही थी, मेरी बात कौन मानेगा? मेरा गुस्सा इग्नोर किया गया। घुड़सवारी करने नहीं मिला, पर घोड़े से मुझे अब भी प्यार था। मैं उसकी देखभाल करती रही और दूर से देखती रही अपनी बहन को, जो रोडियो में हिस्सा लेती, चमचमाती ट्रॉफीज और मेडल्स जीतती। एक दिन मैं ट्रिश के रोडियो कंपटीशन से पहले घोड़े को साफ कर रही थी और गाना गा रही थी कि अचानक वहाँ एक लड़का आया और साथ में गिटार बजाने लगा। मुझे थोड़ी सी शर्म आई, पर ये थोड़ा मैजिकल भी लग रहा था। हे, मैं जॉश हूँ। उम्मीद है मेरा गिटार बजाना तुम्हें बुरा नहीं लगा। तुम बहुत अच्छा गा रही थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। नहीं, ये परफेक्ट था। अक्सर मेरा गाना सिर्फ घोड़े सुनते हैं, पर आज किसी और ने सुना तो अच्छा लगा। वो मुझसे 1-2 साल बड़ा था, पर उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं हम दोनों के बीच एक कनेक्शन महसूस कर पा रही थी। चाहो तो गिटार बजाना सिखा सकता हूँ।
ओह वो तो बहुत अच्छा रहेगा, पर मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह सकती, तुम थोड़ी बिजी होगे ना। तुम नहीं कह रही, मैं ऑफर कर रहा हूँ। रोडियो सर्किट में अक्सर जाने पहचाने चेहरे ही देखते हैं और मैं किसी नए शहर में तुमसे फिर मिलना चाहूँगा। जॉश के साथ समय बिताना, गिटार सीखना बहुत अच्छा था। अब मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे इग्नोर करके मेरी बहन की खिदमत में लगे हुए हैं। वेल बुरा लगा पर उतना नहीं। 15 साल की उम्र में हम नेशविल के एक बड़े से रोडियो में गए। इतने बड़े बड़े स्टेज और चमकदार कॉस्ट्यूम्स मैंने कभी नहीं देखे थे, पर ये सब ट्रिश के घोड़े के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया था। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान वो एक रूटीन कर रही थी कि अचानक तेज रोशनी ने उसके घोड़े की आंखों को चौंधिया दिया और स्टेडियम के स्पीकर से आ रही तेज आवाज से वो और भी डर गया और वो घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। ये सब देखकर मुझे एक आइडिया आया। मैंने एक माइक पकड़ा और मैदान में उतर गई। एमिली पीछे हटो, ये खतरनाक है। एमिली क्या कर रही हो? घोड़ा और डर जाएगा, ट्रिश को चोट लग जाएगी। मैं वो गाना गाने लगी जो मैंने लिखा था और पूरी भीड़ शांत होकर सांसें रोके मेरा गाना सुनने लगी। मेरी आवाज सुन के घोड़ा तुरंत ही शांत होने लगा, जैसे मेरी आवाज में खो गया हो। और गाना खत्म होते ही पूरी भीड़ ने जोर जोर से तालियां बजाई। मुझे एक और गाना गाने के लिए कहा गया और वो सबको बहुत पसंद आया। रोडियो खत्म होने के बाद सूट पहने हुए एक आदमी मेरे पास आया। हाय एमिली, मैं नेशविल का एक बड़ा रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव हूँ और मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बड़ी कंट्री म्यूजिक स्टार बन सकती हो। वाह, सच में? हाँ सच में। पहले मेरे पेरेंट्स इस बात को लेकर एक्साइटेड नहीं थे, पर रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मैं उन रोडियो शोज में गा सकती हूँ जहाँ हम वैसे भी जा ही रहे थे, और वो मान गए। पर जॉश मेरे लिए काफी एक्साइटेड था, उसने मुझे हक किया। शुक्र है तुमने इस तरह से अपनी बहन को बचा लिया और मुझे गर्व है कि तुम्हें रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। ये सुन के मैं शर्मा गई। हम अलग हुए तो हमारे चेहरे इतने करीब थे, मुझे लगा कि हमारी पहली किस होने वाली है, लेकिन तभी अचानक कुछ बहुत ही बुरा हो गया। वेल, शुक्र है शो खत्म हुआ। ट्रिश, मुझे तुम्हारी चिंता थी। जॉश ने तुरंत मुझे छोड़ा और जाकर ट्रिश को गले से लगा लिया और फिर उन्होंने किस किया। मैं हैरान रह गई। लग रहा था सच्चाई एक शीशे की तरह टूट गई है, पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आया और फिर मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। लग रहा था कि मुझ में तो आग ही लग जाएगी। मन कर रहा था इस आग से सबको जला दूं। उससे दूर हटो चुड़ैल। क्या तुम मेरी आंखों के सामने से मेरा बॉयफ्रेंड कैसे चुरा सकती हो? तुम्हारा क्या एमिली? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? तुमने कहा नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के बीच में कनेक्शन था। यहाँ जरूर कोई गलत फहमी हो गई है, पर मैं दो बहनों के बीच नहीं आ सकता। मुझे नहीं लगता, मुझे तुम दोनों से मिलना चाहिए। सॉरी। जॉश रुको। उम्मीद है तुम दोनों में दोस्ती हो जाए। बाय। जॉश चला गया और मैं गुस्से से ट्रिश की तरफ मुड़ी। मुझसे तुम पहले ही बहुत कुछ चुरा चुकी हो, उसे भी चुराना जरूरी था। वो मुझे एक मछली की तरह घूरती रही, जैसे यहाँ गलती मेरी हो। मैं पूरी रात रोती रही। महीनों तक मैंने ट्रिश से बात नहीं की। शुक्र है मैं गाना लिखने और गाने में इतनी बिजी रही कि ट्रिश के दिए धोखे के बारे में सोचने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। अपना सारा दुख दर्द मैंने अपने लिरिक्स में डाल दिया। मैंने अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया और जब वो रिलीज हुआ तो वो चार्ट में टॉप पर था। रातों रात मैं फेमस हो गई थी। सारे बिलबोर्ड्स पर मेरा चेहरा था। रास्ते में लोग मुझे रोक रोक के मेरा ऑटोग्राफ भी लेते। मैंने सोशल मीडिया पर अपना व्लॉग भी शुरू किया और रातों रात मुझे फॉलोअर्स भी मिल गए। 16 साल की होते होते मैं दुनिया भर में फेमस हो गई। अपने माँ बाप से ज्यादा पैसा था मेरे पास। मैंने सोचा कि अलग रहती हूँ, पर उन्होंने मुझे रोकना चाहा। तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम अभी भी बच्ची हो और वैसे भी छोटी हूँ। जिंदगी भर आपने मुझे यही कहा है और ये कभी भी सच नहीं था। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। बहुत कुछ पा लिया है मैंने। बहुत बड़े बड़े सपने हैं मेरे। अब मेरे पास खुद का पैसा है और मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी, वो भी सिर्फ अपनी शर्तों पर। जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती तब तक हमारे साथ ही रहोगी, हमारे नियमों पर चलोगी। ऐसा उन्हें लगता था, पर मेरे पास अब तक खुद का एजेंट, मैनेजर और लीगल टीम। उन्होंने मुझे उनसे छुटकारा दिला दिया और मैंने खुद का घर खरीदा। फाइनली अब मेरा खुद का अपना घोड़ा था। मैंने खुद घुड़सवारी सीखी और कभी कभी कॉन्सर्ट्स में घोड़े पर गई। महीनों बाद मैं एक कॉन्सर्ट के लिए अपने शहर में वापस आई। ओपनिंग नाइट में परफॉर्म करने के बाद मैं वेन्यू के बैक एंट्रेंस पर गई। वहाँ देखा एक लड़की बैठी रो रही थी। वो ट्रिश थी। ट्रिश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एमिली, मुझे नहीं पता था मैं यहाँ तुमसे मिलूंगी। अजीब बात है, अगर मुझसे मिलने का इरादा नहीं था तो मेरे कॉन्सर्ट में क्यों आई हो? और तुम रो क्यों रही हो? वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी मैं यहाँ आई ताकि तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखूं। पर स्टेज पर तुम्हें अपने सपने पूरे करते देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। मामा डैड मुझे फिर से रोडियो सर्किट में भेज रहे हैं। क्या एहसान फरामोश लड़की है? इसे वो सब कुछ मिला जो ये चाहती थी और वो भी जो मैं चाहती थी। तो शिकायत क्यों कर रही हो तुम? मुझे दूसरा सपना ढूंढना पड़ा क्योंकि तुमने मेरा सपना छीन लिया था और अब इसे लेके रो रही हो तुम। एमिली, मैं कभी घुड़सवारी करना चाहती ही नहीं थी। तुम्हें ये याद क्यों नहीं है? मैं मेकअप से खेलना चाहती थी, ड्रेसेस डिजाइन करना चाहती थी, पर मॉम डैड ने मुझ पर जोर डाला
निकाला ताकि मैं तुम्हारे लिए एग्जाम्पल बन सकूं। हाँ, उनकी अटेंशन पाना, अवार्ड जीतना बड़ा मुश्किल था ना। वो मेडल्स और ट्रॉफी मेरे लिए मायने नहीं रखते। मॉम डैड के अटेंशन से मेरा दम घुटता था। एक सेकंड भी मैं अकेली नहीं रह पाती थी। मैं तो चाहती थी मुझे एक दिन मिल जाए, तुम्हारी तरह मैं भी अस्पताल में बैठूं। ओह, मेरे जैसी बनना चाहती थी तुम। अच्छा, इसीलिए तुमने मुझसे जॉर्ज को भी छीनना चाहा। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और उसको भी नहीं पता था। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई थी? पता नहीं, हो गई होगी। तब मुझे समझ आने लगा कि शायद मैं अपने में ही गुम रहती थी, बहुत जल्दी चीजों को गलत समझ लेती थी। और शायद मेरी बहन उतनी बुरी भी नहीं थी, बस मेरी तरह उसके पास अपने सपने पूरे करने की ताकत नहीं थी। ट्रिश, माफ करना, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा, पर तुम अपनी जिंदगी वो करते हुए नहीं बिता सकती जो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हें मॉम डैड से ये कहना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर हैरान हो गए, और उससे भी ज्यादा हैरान तब हुए जब मैंने कहा कि ट्रिश और रोडियोज में नहीं जाएगी। ये तुम्हारा फैसला नहीं है एमिली। बिल्कुल सही कहा, ये ट्रिश का फैसला है, और अपने बच्चों को उनके सपनों से दूर रखकर आप अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए। एक बेटी को आप खुद से दूर कर चुके हो। क्या आप चाहते हो कि आपकी जिद की वजह से ट्रिश भी आपसे दूर हो जाए? जिंदगी में पहली बार मेरे पेरेंट्स कुछ बोल नहीं पाए, और असल में मेरी बात को ढंग से सुन रहे थे। हमें लगा हम तुम दोनों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम हमेशा से बहुत छोटी थी। मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं घुड़सवारी करते हुए तुम्हें कोई चोट न लग जाए। और ट्रिश बहुत अच्छी घुड़सवार थी। हमें लगा फैशन से ज्यादा वो इसमें सफलता हासिल करेगी, लेकिन हम गलत थे। हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं डैड,